उन्हीं ने कहा था कि ज़्यादातर ईरानी बंकर में नहीं है, मैं भी बंकर में नहीं जाऊंगा। उस अटैक में उनकी हत्या हो चुकी है, उनको ज़मींदोज़ भी कर दिया गया है। मेरा मानना ये है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। उनका छोटा सा घर है उस कंपाउंड में, वहीं वो रहते हैं और वहीं पे उन्होंने मीटिंग कन्वीन की वहाँ के ऊपर जहाँ वो चाहते थे। उनका लड़का भी इस समय सुप्रीम लीडर बनाया गया है मुश्तबा। जब ईरानियन अटैक करते हैं अमेरिकन बेसिस पे तो अरब जनता खुशी मनाती है, वो समझते हैं कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। इंडियन पब्लिक भी काफ़ी उनको सपोर्ट और सहयोग दे रही है। इस पूरे गतिरोध में जो है एक बात है जिसको लेकर के पूरी दुनिया में जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनकी राय बटी हुई है इस चीज को लेकर के। एक बात यहां पर निकल करके आ रही है कि 28 फरवरी के दिन जब बॉम्बार्डिंग की गई थी, जब इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के संयुक्त तौर से जो है जब एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें बात आई कि अली खामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनका खात्मा हो गया। अब इस पर जो है दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों को यह शक है कि वॉरफेयर की संभावनाओं के बीच में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ओपनली जो है किसी बिल्डिंग में क्या उपस्थित हो सकते हैं, क्या वहां पर वो मीटिंग के लिए जमा हो सकते हैं, और क्या इतनी सरलता से अमेरिका और इजराइल के हमले का शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर के राय बटी हुई है। कुछ बुद्धिजीवियों का यह कहना है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और जो है बाद में देखिएगा कहानी पलटेगी। मैं सर मेरी बड़ी उत्सुकता है जानने के लिए आपका क्या सोचना है इसको लेकर के, और इसके पीछे क्या रीजंस आप बता सकते हैं अगर ऐसा। देखिए, उन्हीं ने साफ मना कर दिया था बंकर में जाने से। उन्हीं ने कहा था कि ज़्यादातर ईरानी बंकर में नहीं है, मैं भी बंकर में नहीं जाऊंगा। उनका छोटा सा घर है उस कंपाउंड में, वहीं वो रहते हैं और वहीं पे उन्हीं ने मीटिंग कन्वीन की। मेरा मानना ये है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सिक्योरिटी को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन ये कि उनकी उस अटैक में उनकी हत्या हो चुकी है, उनको ज़मींदोज़ भी कर दिया गया है वहाँ के ऊपर जहाँ वो चाहते थे। उनका लड़का भी इस समय सुप्रीम लीडर बनाया गया है मुश्तबा हुसैनी खamenei। और ये कहानी बिल्कुल अब ये उनकी हत्या से हुआ ये कि जो डिवीज़न था वो और जुड़ गया। लोगों को, ईरानियों को ये बात बहुत बुरी लगी कि एक सुप्रीम लीडर था, उसको आपने मारा, जो उनकी विचारधारा से नहीं सहमत थे। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि एक ही विचारधारा हो और उसके ऊपर सब सहमत हो। वो भी इस समय काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि यूनाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और अमेरिका को कहीं ना कहीं लगा था कि अली खामेनेई दरअसल वो एक सूत्र है, एक ऐसा बंधन है जिनके नाम से जो है ईरान के जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो इसमें बिखराव आएगा और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जो है वहां की अथॉरिटी को ओवरटेक कर लेंगे। इस तरह का एक मिसकॉन्सेप्शन था शायद अमेरिका के जहन में, जो कि पूरी तरीके से यहां पर गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जबकि इस पूरे गतिरोध को, इस पूरे हमले को जो है, इस पूरी जंग को जो है 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और ये हालात लगातार गंभीर से अति गंभीर होते जा रहे हैं। ऐसे में चुनौती यहां पर जो है अमेरिका के सामने है। उनकी साख पर सवाल खड़ा हो रहा है कि 1 महीने तक चलने के बाद भी जो है इस जंग को वो शांत नहीं कर पाए। सर, अब एक नई बात यहां पर निकल करके आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरबिया और इजराइल को यह बोला है कि अब अब्राहम अकॉर्ड पर सीरियसली जो है विचार करने का समय आ गया है और अब जो है सऊदी अरब और इजराइल को जो है हाथ मिलाना चाहिए, करीब आना चाहिए। उनके इस बयान का क्या मायने है सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? भाई देखिए, अरब वर्ल्ड के अंदर इस वक्त एंटी इजराइल और एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है। वो ईरान की वजह से नहीं, उससे पहले ही हो गए थे। जो कुछ गजा में हुआ उसको देखते हुए आम जनता, मुझे तो लगता है कि सऊदी अरबिया में बड़ी क्राइसिस भी खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए कि जिस तरह की रिपोर्ट कल भी मुझे लोग बता रहे थे कि बहुत गुस्सा है आम जनता में। यही नहीं, जब ईरानियन अटैक करते हैं अमेरिकन बेसिस पे तो अरब जनता खुशी मनाती है। वो समझते हैं कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज है। इतनी ज़्यादा मतलब वो हो गया एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स अरब देशों में। इस समय अगर वो अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन करेंगे तो पता तो चलता नहीं, अरब देशों में डेमोक्रेसी तो है नहीं, मीडिया भी फ्री नहीं है,
तो सडन बस्ट हो जाता है। हमने देखा इन इन जगहों पे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उनको लगता है खुद स्वयं जो उन्हीं ने मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं, उन्हीं ने स्वयं कहा था कि अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे खिलाफ हम मारे भी जा जी सकते हैं, इस तरह की बातें की थी। सऊदी अरेबिया जो है बहुत कट्टरपंथी इस्लामिक देश है। वहाँ के अंदर शुरू से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट रहा है। उनकी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हमेशा बहिष्कार करती रही थी वेस्टर्न सामान का, वेस्टर्न चीज़ों का, वेस्टर्न आइडियोलॉजी का, वेस्टर्न डेमोक्रेसी का, हर चीज़ का, वेस्टर्न क्लोथ्स का, कपड़ों का, वेस्टर्न तहजीब का, हर चीज़ का उन्हीं ने बहिष्कार किया है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस तरह इस समय ज्वाइन करना उनके लिए मुश्किल होगा। जी लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो सऊदी अरेबिया है वो इतना, और के साथ साथ ये कतर, बहरीन, ये सब ये इतना ज़्यादा निर्भर है अमेरिका के ऊपर कि अगर अमेरिका का प्रेशर ज़्यादा आएगा जी तो वो कुछ भी कर जी। सकते अच्छा सर, एक और बड़ा प्रश्न है सर। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं बात करता हूं अगर, और खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज का अगर मैं यहां पर जिक्र करूं, इस पूरे वॉर में जो है उनका क्या रोल है सर? क्योंकि अभी जो एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से छोड़ी गई है, उस पर जो है एक तस्वीर ईरान की तरफ से साझा की गई, उस पर लिखा हुआ था थैंक यू द पीपल ऑफ जर्मनी, थैंक यू द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो स्पेसिफिक जर्मनी और इंडिया का नाम यहां पर लिया गया, चलिए इंडिया का तो हम समझ सकते हैं कि बहुत शिया पॉपुलेशन है यहाँ की और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं ईरान को। ये थैंक यू द पीपल ऑफ जर्मनी उस पर मिसाइल के ऊपर जो लिखा है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या रोल? जर्मन पीपल ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं युद्ध के खिलाफ, और प्रो ईरानियन भी वहाँ पे काफ़ी सेंटिमेंट है पब्लिक के अंदर, जर्मनी में नहीं बल्कि पूरे उस क्षेत्र में। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया में, उनका मानना ये है कि यहाँ पे और ईरान एम्बेसी का कि इंडियन पब्लिक भी काफ़ी उनको सपोर्ट और सहयोग दे रही है, चाहती है कि ईरान की तरफ नज़र आती है। उनका कहना ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि वो भारत से उनके जो हैं वो सिविलाइजेशनल टाइज, ऐतिहासिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं ये लोग, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना इम्पैक्ट है भारत का ईरान के ऊपर और ईरान का भारत के ऊपर, वहाँ जाने ही से पता चलता है। खाना पीना, कपड़ा, रहना सहना, हर चीज़ में आपको इंडिया वहाँ दिखेगा। उनको यहाँ पे ईरान को भी यहाँ पे लगता है आर्किटेक्चर, आर्ट, हर चीज़ मेडिवल। तो ये इस तरह से है। और वो भले गवर्नमेंट का स्टैंड जो भी हो, वो भारत की जनता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। कल जो उनका स्टेटमेंट था आयतुल्ला जो नए जो यहाँ पे खमैनी का, उन्हीं ने ये भी कहा कि भारत एक बड़ा रोल मीडिएशन में कर सकता है। उन्हीं ने ये भी कहा कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है इस मीडिएशन में। एज ए पोस्टमैन आप समझ लीजिए कि उनको दिए गए ये 15 पॉइंट उन्हीं ने पास ऑन कर दिए, हमने ले लिए, लेकिन पाकिस्तान का वो मीडिएशन को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं है। और ये जो पूरा गतिरोध है, जिस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से अमेरिका कुचलने की कोशिश कर रहा है ईरान को, लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं, हम क्या कुव्वत रखते हैं, हम कैसा जवाब देना जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि जैसे वेनेजुएला पे हमला कर दिया, रात रात उनके राष्ट्रपति को उठा लिया, कुछ वैसा ही यहां पर भी कर देंगे। उनको ये लगा था कि भाई इस बूढ़े को हम क्यों ही उठाएं, जो अली खामेनेई है उनको क्यों उठाएं, उनको हम उड़ा देते हैं। उन्होंने जो एयर स्ट्राइक किया और जब अली खामेनेई मारे गए, उसके बाद जिस तरीके से ईरान आर या पार के संग्राम में उतरा हुआ है, जिस तरीके से आर या पार की लड़ाई में उतरा हुआ है, जिस तरीके से लगातार हमलों की इंटेंसिटी को तेज किए जा रहा है, एक के बाद एक अपनी अद्भुत मारक क्षमता वाली मिसाइलों को बाहर निकाल रहा है, अमेरिका के होश इस समय पूरी तरीके से फाख्ता है। अमेरिका के होश पूरी तरीके से उड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी, शायद सर मैं अगर सही बोल रहा हूं, कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ईरान हम पर इस तरह का रिटेलिएट करेगा, हम पर जो है इस तरह से हमला कर देगा। ये सरप्राइजिंग है अमेरिकी सेना के लिए। बिल्कुल। तो ये जितना बड़ा डेंट पिछले एक महीने में उसकी साख को, उसकी गुडविल को पहुंचा है, सर आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका को अब क्या करना चाहिए, क्या स्टेप, एक समझदारी भरा कदम अमेरिका को क्या यहां पर उठाना चाहिए
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के आप विशेषज्ञ हैं, आपकी एक्सपर्ट कमेंट इस पर क्या है? मैं समझता हूँ कि बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए। ईरान फौरन बातचीत करेगा, जो उसकी डिमांड जेन्यून है मैं समझता हूँ कि वो पूरी होनी चाहिए। और ईरान भी नहीं चाहेगा सैंक्शन में रहना, ईरान भी नहीं चाहेगा जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, वहाँ पे डेथ और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं वहाँ के ऊपर। और दूसरी बात ये कि जो अमेरिका है, इस वक्त अमेरिका बहुत बड़ी क्राइसिस में आ गया है। तेल के दाम अगर $120 के करीब पहुंच जाते हैं तो इसके मतलब ये है कि रिसेशन धीरे धीरे वहाँ भी आ सकता है। और रिसेशन के आने के मतलब ये है कि ग्लोबल इकनॉमी के लिए पहले ही से कमज़ोर थी, एक रिसेशन वो झेल चुके हैं, दूसरा अगर आ गया तो मैं समझता हूँ बहुत समय लगेगा उनको रिकवर करने में। और दूसरी बात ये कि अमेरिकन जनता, अमेरिकन पब्लिक भी नहीं चाहती कि ये युद्ध आगे चले, उनको भी दिख रहा है। दूसरी बात ये कि जब भी तेल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ के दाम बढ़ने लगते हैं, जो अमेरिका में हो रहा है इस समय। और उसके अलावा भी ये है लोगों को कि वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी सेना जाए और वहाँ पे लड़ाई लड़े। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इलेक्शन कैंपेन था, उन्हीं ने कहा था कि आप कोई वो युद्ध में नहीं करेंगे, अमन शांति से बातचीत से मसलों को हल कराने की कोशिश करेंगे। उनका जो मागा मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो अमेरिका जिसके कारण प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीते, जो पीछे बैकबोन है, वो बहुत उसमें भी काफ़ी रिजेंटमेंट है कि ये युद्ध रुकना चाहिए। इस बातचीत को अब हम जो है अंत की तरफ लिए चलते हैं। सर, भारत को लेकर के मेरा एक प्रश्न आपसे जरूर रहेगा। भारत जो है, हमारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, ऑयल की भी और हम जो है गैसेस की भी। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हम मिडिल ईस्ट वर्ल्ड पर जो है काफी हद तक डिपेंडेंट भी हैं। तो इस समय जो है भारत में जिस तरह से अब हालात उपजने शुरू हुए हैं, अगर ये युद्ध जल्दी शांत नहीं होता तो किस तरह का एडवर्स इफेक्ट यहां पर देखने को मिलेगा? और क्या आपको लगता है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ, और किस तरह के प्रिकॉशनरी स्टेप्स इंडिया को यहां पर लेने चाहिए? आपका क्या सुझाव रहेगा भारत सरकार को और जो लोग इस समय हमें मैं समझता हूँ भारत सरकार ने बड़े अच्छे कदम उठाए। एक तो ये कि उसके ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज़ को कम करने की बात शुरू कर दी, तेल के ऊपर जो लगते हैं, एक तेल की कीमत। दूसरी बात ये कि हमारे पास अभी काफ़ी तेल है, रिजर्व में भी है। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि हमारी तेल की सप्लाई रशिया से लगातार बनी हुई है और हमको सस्ता तेल मिल भी रहा है रशिया से, और काफ़ी तेल हमने लिया भी है। बल्कि लिया ही नहीं है, बल्कि हमने इस बीच में हमारी प्राइवेट कंपनीज ने काफ़ी इनकम भी, पैसा भी कमाया है, उनको रिफाइन करके यहाँ से और यूरोप भी बेचा है दूसरी जगहों पे। अभी फ़िलहाल भारत के लिए कोई ऐसी समस्या मुझको नज़र नहीं आती। हमारे पास फॉरेन रिज़र्व भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये युद्ध बहुत दिन तक अगर चला तो बहुत विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए उम्मीद ये लगती है कि शायद कोई अगले, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा भी था कि मैक्सिमम, बाद में कहा था पहले तो 4 दिन और 8 दिन की, फिर कहा था 5 हफ्ता, 5 हफ्ते में इंटर हो रहा है। यूरोप, अमेरिका, अरब के सारे देश कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत से कोई बातचीत कम से मसला निकले। स्वयं ट्रंप भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन इकनॉमी नीचे आए। तो वो उम्मीद है कि, हमें उम्मीद है कि बातचीत के दौर शुरू हो चुका है, इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है। ये जो चीज़ें मीडिया में आ रही हैं, डिमांड्स और ये सब अमेरिका की और इनकी पब्लिक जो की गई है, इसके अलावा और बहुत से सीरियस पॉइंट्स होंगे। ये तो मैं समझता हूँ दिखाने के लिए है। और उनके पास बातचीत पहले भी हुई है अमेरिका से, वो एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बातचीत का दौर जल्दी ही शुरू होगा और कुछ नतीजे पहुंचेगा। इसलिए कि वार के चलने के मतलब ये है कि यूरोप और अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान, जितनी बड़ी इनका इकनॉमी होती है उतनी जल्दी कोलैप्स भी होती है। इसलिए इनका ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है आर्मी के ऊपर और इन सब चीज़ों। बिल्कुल। और युद्ध जो है किसी बात का समाधान नहीं हो सकता। समाधान हमेशा मेज पर आमने सामने बैठ करके बातचीत के जरिए ही होता रहा है, और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी इस तरह का द्वंद्व छिड़ा है तो उस द्वंद्व का अंत हमेशा बातचीत के मोड़ पर ही आके खत्म हुआ है। अब सवाल यहां पर ईरान के सामने है, जो ये कह चुका है कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, हम बातचीत करने के मोड में नहीं है। अब वो ईरान आगे क्या तय करता है? क्या वाकई वो बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद को खत्म करना चाहता है, या फिर इस युद्ध को जो है कितना और लंबा खींचना चाहता है? ये ईरान के ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ये बता चुका है, जता चुका है कि अभी हम उस तरीके से हमले नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमने शुरू कर दिया
और तो फिर ईरान के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि यहां पर अगर वाकई अमेरिका की बातों में दम होता तो वो कब का कर चुकी होती, क्योंकि ईरान ने जो है दिखा दिया है उसके भीतर क्या कुव्वत है। और जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर, मैं थोड़ा सा जियोग्राफिया की यहां पर बात करता हूं, जिस स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर जो है ईरान स्थित है, वहां पर जो है अमेरिका को इतना बड़ा हमला शायद करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। खैर, यहां पर जो है हालात बेहद चिंताजनक हैं, बेहद गंभीर है। जंग को 1 महीने की अवधि पूरी हो चुकी है। इसका असर अब दुनिया के और तमाम देशों पर पड़ना शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान उसमें एक और नाम है, जहां पर अब आप देख ही रहे हैं किस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस की किल्लत बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में जो है हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के जो रेट्स हैं वो भी कुछ बढ़ जाएं। हालांकि भारत सरकार अपने स्तर पर जो एहतियाती कदम है वो उठा रही है, और जो तमाम प्रयास होने चाहिए अपने स्तर पर किए जा रहे हैं। साथ ही दुनिया भर के देश ये कामना भी कर रहे हैं कि जल्दी ही युद्ध का ये गतिरोध समाप्त हो जाए, जल्दी ही ये जंग खत्म हो जाए। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमर आगा साहब थे, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, जिनकी वाणी, जिनकी आवाज, जिनकी बातें न सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी गूंजती रही हैं। इनके चाहने वाले, इनको सुनने वाले जो है दुनिया के तमाम मुल्कों में हैं। और अतीत इस बात का गवाह है कि इनकी कही हुई बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समय के साथ साथ में बहुत रिलेवेंट भी साबित हुई हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, कहीं जाए नहीं। और जो आपकी क्या राय है इस बारे में, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत अहमियत रखती है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमसे शेयर करें, और देखते रहें नवभारत टाइम्स। नमस्कार।